नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उसका जो सेट नंबर 12 है उसको आज हम यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, अभिन्न का यहाँ पे संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। क्या होगा? अभिन्न का संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अभिन्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधन भिन्न। ऑप्शन ए वाला आपका जो यहाँ पे दिया गया वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिन्न ऑप्शन ए वाला जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, यह आपका एकदम सटीक अभिन्न का संधि विच्छेद है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से इसमें से एत न्यूमुरारी यह किस संधि का एग्जाम्पल है? तो एत न म्यूरारी यह आपका एग्जाम्पल है किसका? तो यह स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर संधि का। और इसका संधि विच्छेद एकदम सटीक क्या होता है? तो एत न्यूमुरारी का जो संधि विच्छेद होता है यह होता है आपका एतत धन मुरारी। इसका सही संधि विच्छेद ये होता है। और जो है यह आपका स्वर संधि का ही एग्जाम्पल है, स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? इंपॉर्टेंट है। दिए गए ऑप्शंस में से किसमें स्वर संधि है आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो दिए गए ऑप्शंस में से रामायण जो है यह स्वर संधि का एग्जाम्पल है। कौन सा? तो रामायण इसमें से आपका जो है स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रामायण इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रामायण। और रामायण का संधि विच्छेद क्या होता है आपका? तो रामायण का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा राम धन अयन। क्या हो जाएगा? राम धन अयन जो है आपका रामायण का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पवन का संधि विच्छेद यहाँ पे आपसे पूछा गया, क्या होगा पवन का संधि विच्छेद? तो पवन का संधि विच्छेद आपका होता है पो धन अन हो जाएगा। पवन पो धन अन, यह पवन का एकदम सटीक संधि विच्छेद है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पो धन अन होता है पवन का संधि विच्छेद। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा पवन किसका एग्जाम्पल है? तो पवन जो है आपका यह एग्जाम्पल है अयादी संधि का। किस संधि का? तो अयादी संधि का एग्जाम्पल है पवन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा अयादी संधि को पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अयादी संधि यानी कि अधिकतर जहाँ पर भी आपको तीन शब्द दिखे, तीन शब्द जहाँ पर भी आपको दिखे वहाँ पर अधिकतर बार आपका क्या होता है, तीन शब्दों के अलावा कोई भी उसमें मात्रा नहीं होती। ये भी ट्रिक है, जहाँ अधिकतर तीन शब्द दिखे और कोई भी मात्रा ना हो तो वहाँ पर अयादी संधि होता है अधिकतर बार। तो जैसे एग्जाम्पल आपका पवन हो गया, नयन हो गया, चयन हो गया, शयन हो गया, नायक हो गया, गायक हो गया, पावन हो गया। तो ये सभी एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए इनमें आपको अधिकतर तीन शब्द दिखेंगे और इनमें कोई भी मात्राएं नहीं है। तो जहाँ पर तीन शब्द दिखे और वहाँ पर कोई भी मात्रा ना हो तो वहाँ पर आपका क्या होता है? अयादी संधि होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसमें पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो धन अन। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजपुत्र में कौन सा समास है? आपको बताना है कि जो राजपुत्र है इसमें कौन सा समास है। एग्जाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो राजपुत्र का मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजपुत्र में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देव जो मानव है यह किस समास का एग्जाम्पल है? तो देव जो मानव है यह किस समास का एग्जाम्पल है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है यहाँ पे? देव जो मानव है यह राइट आंसर हो जाएगा कर्म धारण समास का एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्म धारण समास। अगला प्रश्न आपके सामने है, चौमासा। चौमासा का समास विग्रह होता है चार माहों का समूह। तो यह किस समास का एग्जाम्पल है? तो आपका जो चौमासा होता है यह किस समास का एग्जाम्पल है? तो द्विगु समास का। किसका? तो द्विगु समास का यह एग्जाम्पल है चौमासा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, द्विगु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो द्विगु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें से आपको बताना है कि अनाहुत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाहुत का यहाँ पे आपसे विलोम शब्द पूछा गया है। तो अनाहुत का विलोम शब्द एकदम सटीक आपका हो जाएगा, आहूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अनाहुत का विलोम शब्द आपका होता है आहूत। ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया है यह बिल्कुल, ऑप्शन बी आपका जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, आहूत। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा।
तो आवर्तक जो शब्द है इसका सटीक विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? अनावर्तक हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनावर्तक। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही है। यहाँ पे रीजु शब्द का आपको विलोम बताना है, क्या होगा रीजु शब्द का? तो रीजु का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वक्र, इसका एकदम सटीक विलोम है रीजु का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपको बताना है जवाब। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख का। तो उन्मुख जो शब्द है इसका एकदम सटीक विलोम शब्द हो जाएगा विमुख। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। विमुख जो है यह उन्मुख का एकदम सही विलोम शब्द होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे फूल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, फूल का पर्यायवाची क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसमें से फूल का पर्यायवाची शब्द आपको चिन्हित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन वाला यहाँ पे डी, यहाँ पे प्रसून, प्रसूर नहीं होता है, प्रसून होता है, प्रसून होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रसून इसमें से आपका सही विलोम शब्द था, तो यहाँ पे प्रसून हो जाएगा, सॉरी पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा होता है? तो आपका फूल का पुष्प भी होता है, पुष्प, पुष्प भी होता है पर्यायवाची। और इसके अलावा कुसुम होता है, कुसुम भी आपका फूल का ही पर्यायवाची होता है। और इसके बाद आपका पुष्प हो गया, सुमन होता है, सुमन। तो 4 पर्यायवाची मैंने आपको बता दिए हैं फूल के। पुष्प हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, सुमन हो जाएगा और प्रसून हो जाएगा फूल का पर्यायवाची। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, यहाँ पे प्रसूर की जगह प्रसून होना चाहिए था, प्रसून। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और समुद्र का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द की पहचान करने, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरड़व। अरड़व जो है इसमें से आपका समुद्र का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अरड़व। इसके अलावा और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका सागर हो गया, सागर समुद्र का पर्यायवाची है। सागर के अलावा आपका हो जाएगा क्या? जलधि हो जाएगा, जलधि। जलधि भी आपका सागर का ही पर्यायवाची है। और जलधि के अलावा रत्नाकर हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा, रत्नाकर, रत्नाकर। रत्नाकर के अलावा पयोनिधि हो जाएगा, पयोनिधि हो जाएगा, यह आपका पर्यायवाची है। और इसके अलावा वारिस हो जाएगा, वारिस, वारिस भी आपका समुद्र का ही पर्यायवाची है। और वारिस के अलावा आपका जलधाम हो जाएगा, निरधि हो जाएगा, नदीस हो जाएगा, पयोधि हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। तो ये सभी आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा प्रश्न का राइट आंसर आपका था अरड़व, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और घर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या होगा? घर का पर्यायवाची। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो घर का पर्यायवाची इसमें से आपका हो जाएगा गे हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या सही यहाँ पे हो जाएगा? घर का दिए गए ऑप्शंस में से आपका पर्यायवाची हो जाएगा गेह। ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही है। गेह के अलावा और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं घर के? तो निकेतन हो जाएगा, निकेतन, निकेतन भी घर का पर्यायवाची है। इसके अलावा भवन हो जाएगा, भवन हो जाएगा, सदन हो जाएगा, सदन हो गया। उसके बाद आपका आगार हो गया, आगार, आगार हो गया। उसके बाद आयतन हो गया, आवास हो गया, निलय हो गया, धाम हो गया, गृह हो गया। ये सभी आपके घर के ही पर्यायवाची हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से कौमुदी का पर्यायवाची पूछा गया। दिए गए ऑप्शंस में से कौमुदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कौमुदी, राइट आंसर आपको बताना है कौमुदी का पर्यायवाची। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका कौमुदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है। तो चांदनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चांदनी आपका राइट आंसर है। कौमुदी का जो पर्यायवाची है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार चांदनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, चांदनी, ऑप्शन ए। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तेल देखो और तेल की धार देखो का, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा रुख को पहचानना। किसका, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रुख की पहचान करना। यानी कि ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, रुख पहचानना। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप डूबे तो जग डूबा, इसका मतलब आपको बताना है क्या होगा? आप डूबे तो जग डूबा, इंपॉर्टेंट है।
तो आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, इसका सही मतलब यही होता है आप डूबे तो जग डूबा का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका सही मतलब क्या हो जाएगा? तो आम के आम गुठलियों को दाम का मतलब गुठलियों के दाम का सही मतलब क्या हो जाएगा? इसका सही मतलब हो जाएगा दोहरा लाभ मिलना, यानी कि दोहरा लाभ होना, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दोहरा लाभ होना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, दोहरा लाभ होना। और अगला प्रश्न आपके सामने है, गुड़ गुड़ गुरु गुड़ और चेला चीनी, इसका मतलब आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। आप याद कर लीजिएगा, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना इसका सही मतलब होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु गुड़ चेला चीनी। इसका सही मतलब आपका होता है गुरु से जो चेला होता है वह आगे बढ़ जाता है। तो इसके बारे में आप देखिए, यानी कि गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। यहाँ पे गृद्ध का तद्भव आपसे पूछा गया, क्या हो जाएगा? गृद्ध का तद्भव आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो गृद्ध आपका एक तत्सम शब्द है। गृद्ध क्या है? गृद्ध आपका तत्सम शब्द है और गृद्ध का तद्भव आपका हो जाएगा गीध हो जाएगा। गीध इसका सही तद्भव हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गीध, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कैवर्त शब्द का तद्भव आपको बताना है क्या होगा? कैवर्त, तो कैवर्त का तद्भव आपका क्या हो जाएगा? केवट हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया है, कैवर्त का जो तद्भव सही होता है वो होता है केवट। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही है, कैवर्त आपका एक तत्सम शब्द है। एकल का तद्भव आपको बताना है क्या होगा? एकल का तद्भव, तो एकल का तद्भव आपका क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है अकेला आपका, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है अकेला वाला ना, हाँ, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एकल का तद्भव आपका हो जाएगा अकेला। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अकेला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तिक्त का तद्भव आपको बताना। तिक्त, तिक्त एक आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव की आपको पहचान करनी है, क्या होगा? तो तिक्त का तद्भव आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है तीखा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तिक्त का जो सही तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा तीखा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे तिक्त का तीता होता है, सॉरी यहाँ पे आप ऑप्शन ए करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे तिक्त का क्या हो जाएगा? तीता हो जाएगा, तीता, तीता होता है इसका राइट आंसर। और तिक्त का जो तद्भव हो जाएगा वो तीता हो जाएगा। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तीता। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, तीता। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें आपको बताना है कि वर्तनी के हिसाब से कौन सा शुद्ध शब्द है। वर्तनी के हिसाब से आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें से वर्तनी के हिसाब से आपका शुद्ध कौन सा है? तो वर्तनी के हिसाब से आपका शुद्ध हो जाएगा सामर्थ्य वाला, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया है, वर्तनी के हिसाब से जो शुद्ध एकदम शब्द है वो है सामर्थ्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, सामर्थ्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? आपको शुद्ध शब्द की पहचान करने मतलब अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है आपको उसकी पहचान करनी है दिए गए ऑप्शंस में से। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है, आइए देख लेते हैं। और पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? मुमूर्ष दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। वाल्मीकि भी आपका बिल्कुल सही है और त्रैवार्षिक भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन आपका जो महात्म वाला शब्द है यह वर्तनी के हिसाब से शुद्ध नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महात्म जो है यहाँ पे जो दिया गया महात्म, यह वर्तनी के हिसाब से आपका शुद्ध नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, महात्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या सही है? ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यह वर्तनी के हिसाब से शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपके शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, इसमें से कौन सा शुद्ध है।
तो इसमें से आपका शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन आपका बी वाला। ऑप्शन आपका जो बी वाला आरोग्य है यह वर्तनी के हिसाब से शुद्ध दिया गया है, और बाकी आपके जो पर्याप्त है, व्यावहारिक है और सन्यासी है वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध हैं। तो दोस्तों जिन ऑप्शंस का मैं आपको जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उनका ऑप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा, तो उनको एक बार आप देख लीजिएगा। इन ऑप्शंस को एक बार कहीं लिख लीजिएगा और उनका जो शुद्ध शब्द क्या होता है उनको कहीं से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शंस चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ कि आपको बताना है कि महात्मा का जो आपका सही होगा वर्तनी क्या होगा, इसके अलावा पर्याप्त का सही वर्तनी क्या होगा, व्यावहारिक का सही वर्तनी क्या होगा, सन्यासी का सही वर्तनी क्या होगा। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका सही वर्तनी क्या होगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वधु का बहुवचन यहाँ पे आपसे पूछा गया, वधु का बहुवचन क्या होगा। तो वधु का आपका बहुवचन क्या होगा, तो वधुएं इस प्रकार से होगा, वधुएं आपका यह सटीक बहुवचन है वधु का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, वृक्षों से झड़ते पत्ते में कौन सा कारक है, आपको बताना है। तो वृक्षों से झड़ते पत्ते में कौन सा कारक आपका हो जाएगा, यह आपका जो अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पे जो से होता है यह अलग होने का बोध, जहाँ पर भी आपको अलग होने का बोध हो, जहाँ पर भी अलग होने का अर्थ आए से वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाता है। इसके बारे में आपको याद रखना है, जहाँ पर भी अलग होने की बात हो वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्वान का यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग बताना है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा, तो विद्वान का आपका स्त्रीलिंग होता है विदुषी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विद्वान का स्त्रीलिंग आपका विदुषी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, विदुषी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पे मिसिंग है। तो तीसरा प्रश्न मैं आपसे ओरली पूछ ले रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो आपका पुत्रवान है पुत्रवान का स्त्रीलिंग क्या होगा। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि पुत्रवान का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो सेट नंबर 12 था सामान्य हिंदी का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।